हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा आज आपको नर जनन तंत्र का अध्ययन कराऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र मनुष्य नर में प्रजनन की क्रिया हेतु एक से अधिक जनन अंग पाए जाते हैं। ये सभी जनन अंग आपस में मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को ही नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य नर में जो जननांग है, जो जनन के अंग है, वो एक से अधिक होते हैं। इनको हमने तीन भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 प्राथमिक जननांग, नंबर 2 सहायक जननांग, नंबर 3 सहायक जनन ग्रंथियां। प्राथमिक जननांग इसमें इंक्लूड किया गया है मुख्य अंग को, जिसका नाम है वृषण। सहायक जननांग के रूप में हमने इसमें 3-4 अंग इंक्लूड किए हैं। नंबर 1 आदि वृषण, एपिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां, वासा डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, सेशनल पेनिस। इन चार भागों को सहायक जननांग के रूप में पढ़ाएंगे अपन। सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में मनुष्य नर में 2 प्रकार की ग्रंथियां इंक्लूड होती है। एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे पुरास्त ग्रंथि भी कहते हैं, और एक है काउपर ग्रंथि, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जननांग आपके इस चित्र में मैंने इंक्लूड किए हैं। मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। बीचों बीच में दिखाई गई जो संरचना है वो शिश्न है। शिश्न के दोनों आपको 2 गोलाकार संरचनाएं दिखाई है मैंने। ये गोलाकार अंडाकार जो संरचनाएं हैं उसमें नीले कलर की जो बाहर के आउटर जो लाइन है वो वृषण कोष के लिए निहित है। वृषण कोष, जिस संरचना में वृषण पाए जाते हैं, जिस संरचना के अंदर वृषण निहित होते हैं, उस संरचना को वृषण कोष कहा जाता है। ठीक, ये वृषण कोष, इनमें पाई जाने वाली संरचना, मुख्य संरचना वृषण है। वृषण के ऊपर भीतर की ओर एक कुंडली संरचना के रूप में एक नलिकाकार नली पाई जाती है। इस नलिकाकार संरचना के लिए शब्द यूज किया जाता है अधिवृषण। अधिवृषण से एक नलिकाकार संरचना दोनों ओर निकलती है, जो मूत्र वाहिनियों में लिपट करके शुक्राशय तक जाती है। उन नलिकाओं को शुक्रवाहिनियां कहा जाता है। ये शुक्रवाहिनियां शुक्राशय से जुड़ करके फिर आगे स्तन वाहिनी के रूप में मूत्राशय के आधार भाग पर एक जंक्शन पर जाकर के जुड़ जाती है, जहां पर एक मुख्य सहायक जनन ग्रंथि प्रोस्टेट निहित होती है। इस ग्रंथि के इस जंक्शन पर मिल करके और ये मूत्र जनन छिद्र के सहारे और शिश्न में जाकर के खुल जाती है। इसके अलावा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में ही दूसरी ग्रंथि भी पाई जाती है, जिसे काउपर ग्रंथि कहते हैं। और मूत्र जनन छिद्र है, उसके ऊपर उत्थानशील ऊतक पाया जाता है, जिससे एक जनन की क्रिया हेतु एक जननांग पाया जाता है। उस जननांग को मनुष्य नर में शिश्न कहा जाता है, और शिश्न के बीचों बीच ही मूत्र जनन रंध्र द्वारा जनन मार्ग खुला होता है। अब हम एक एक संरचना को, एक एक अंग को विधिवत रूप से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसमें सबसे पहली जो संरचना है वो आती है वृषण। वृषण क्या है? मनुष्य नर जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग, मुख्य जननांग होता है वृषण। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, पेयर में होते हैं तथा गुलाबी रंग के होते हैं। दोनों ही वृषण कोशों में पाए जाते हैं। इनका उद्भव मीजोडर्म से हुआ है। ये भ्रूणीय अवस्था में मीजोरकियम नामक पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा में जुड़े रहते हैं, लेकिन प्रसव की क्रिया से पहले ही ये उदर गुहा से बाहर लटक जाते हैं। उदर गुहा से बाहर क्यों लटक जाते हैं? इसके पीछे एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि मनुष्य नर में जो वृषण है वो उदर गुहा के नीचे वृषण कोशों में लटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक समतापी प्राणी है, उसके शरीर का टेम्परेचर नियत होता है, तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। उस बॉडी टेम्परेचर पर शुक्र जनन की क्रिया अनुकूल रूप से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यदि वृषण कोशों में बॉडी से बाहर रहेंगे तो बाहर का जो तापमान है वो लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? डाउन होता है, जिससे
उस तापमान पर शुक्रजनन की क्रिया है वो अनुकूलतम रूप से पूर्ण हो जाती है और वहां पर शुक्रजनन की क्रिया के दौरान शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। इसीलिए स्तनधारियों में, अधिकांश स्तनधारियों में जो वृषण है वो वृषण कोशों में उदर गुहा के नीचे की ओर लटके रहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। अब बात आती है कि वृषण की जो आंतरिक संरचना है उसमें क्या क्लियरेशन करते हैं अपन। तो वृषण की आंतरिक संरचना, वृषण एक प्राथमिक जननांग है, इसका बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम अध्ययन करके बताएंगे आपको कि वृषण, प्राथमिक जननांग जो वृषण है उसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। प्राथमिक जननांग वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं और इन आवरणों में से पहला जो आवरण होता है वो होता है ट्यूनिका वैजाइनैलिस। ट्यूनिका वैजाइनैलिस, ट्यूनिका वैजाइनैलिस जो आवरण है वो वृषण का बाह्यतम आवरण है। इस पर दो पेरिटोनियम झिल्लियां पाई जाती है। बाहर वाली पेरिटोनियम झिल्ली को पेराइटल पेरिटोनियम कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है और आंतरिक वाली झिल्ली को विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। अब दूसरा आवरण कौन सा है? तो टेस्टिस के भीतर की ओर जो आवरण पाया जाता है उस आंतरिक आवरण को ट्यूनिका, टी का मतलब यहां पर ट्यूनिका है, ट्यूनिका एल्यूजीनिया कहा जाता है। ट्यूनिका एल्यूजीनिया वृषण संपुट के भीतरी या आंतरिक आवरण का नाम है जो कि संयोजी ऊतकों से बना होता है। यह ट्यूनिका एल्यूजीनिया किससे बना होता है? संयोजी ऊतकों से। और ये संयोजी ऊतक भीतर की ओर वलित होकर के और वृषण पट्टों का निर्माण करते हैं। इन वृषण के पट्टों को वृषण मीडिया स्टीनम के नाम से जाना जाता है। इन वृषण पट्टों के कारण एक वृषण में लगभग 250 से 300 त्रिभुजाकार वृषण की पालियां बन जाती है। इन वृषण की पालियों के ऊपर का जो आवरण है वो वेस्कुलर होता है, समवाही होता है। वह वृषण पाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा नामक आवरण से क्या होती है? आवृत होती है। वृषण में पाई जाने वाली 250 से 300 जो पालियां हैं वो प्रत्येक पाली में 2 से 3 तो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। कितनी? 2 से 3। ये जो आपको प्रत्येक एक पाली है इसमें 2 से 3 तो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है और इन नलिकाओं के अलावा जो शेष अंतराल रहता है उसमें आपका एक टिश्यू संयोजी ऊतक भरा रहता है। उस अंतराल में भरे हुए ऊतक के कारणों से अंतराली ऊतक कह सकते हैं। अंतराली ऊतक का निर्माण अंतराली कोशिकाओं से होता है। अंतराली कोशिकाओं को ही लीडिंग सेल्स कहा जाता है। लीडिंग सेल्स के द्वारा ही नर मनुष्य में नर जनन हार्मोन एंड्रोजन, इट मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। तो ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं उन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर की ओर वृषण पालियों में पाया जाने वाला ऊतक अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक की कोशिका अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिकाएं जिनका दूसरा नाम लीडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन छोड़ा गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मनुष्य नर का एक प्रमुख हार्मोन होता है और यही हार्मोन विभिन्न प्रकार के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है और शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। यौवन आरंभ काल में जननांगों की वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से अपनी भूमिका अदा करता है। अब बात आती है शुक्र जनन नलिकाओं की। प्रत्येक वृषण की पाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिका है। इसके अतिरिक्त अंतराली ऊतक है। तो 2 से 3 जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं तो वो लगभग सभी शुक्र जनन नलिकाएं क्या है? वृषण की संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई को ही शुक्रजनन नलिका ऑब्लिक रेता नलिकाएं कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। अतः शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शुक्रजनन नलिकाएं दो आवरणों के द्वारा आवृत होती है। शुक्रजनन नलिकाएं दो आवरणों के द्वारा आवृत होती है। बाहर वाली जो नलिका है, बाहर वाला जो सूर्य आवरण है, उसे तो ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं, और शुक्रजनन नलिका के भीतर की ओर जो आवरण होता है उसे जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला में, शुक्रजनन नलिका की जनन उपकला में दो प्रकार के सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को तो नर जनन कोशिका कहा जाता है तथा दूसरी कोशिका को, एक को तो नर जनन कोशिका और दूसरी कोशिका को सरटोली कोशिका कहा जाता है। दोनों कोशिका क्लियर हो गई। नर जनन कोशिका क्या काम करेगी? ये वो कोशिकाएं होती है जो शुक्रजनन की क्रिया में भाग लेकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तथा सरटोली कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जो कि शुक्रजनन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले शुक्राणुओं को आलम्बन, पोषण, न्यूट और सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। सरटोली कोशिकाओं का यह नाम एरिनिको सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, उसी के आधार पर रखा गया है। कार्य इनके और भी है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि बालकों के फिर समझ में नहीं आता है। ठीक, फिर उसके बाद में हमारी बात आती है कि जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं वो आगे की ओर, इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। 250 से 300 पाली है, प्रत्येक पाली में 2 से 3 शुक्रजनन नलिका है, तो लगभग 700-800 नलिकाएं हो गई। ये सभी नलिकाएं आगे की ओर संयोजित होकर के बढ़ती है और बढ़कर के भीतर की सतह पर, वृषण की भीतरी सतह पर एक जाल सदृश संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। इस जाल सदृश संरचना को ही वृषण जालक के नाम से जाना जाता है। तो वृषण में सभी शुक्रजनन नलिकाएं वृषण मीडियस्टिनम की दिशा में आगे बढ़ती है और एक जाल रूपी संरचना बनाती है जिसे वृषण जालक के नाम से जाना जाता है। इस वृषण जाल रूपी संरचना से लगभग 15 से 20 नलिकाएं ऊपर की ओर वृषण की भीतरी सतह के ऊपर शीर्ष की ओर चली जाती है और कुंडलित संरचना का निर्माण करती है। इस कुंडलित संरचना को पार्ट नंबर 2 आदि वृषण कहा जाता है। तो अब यहां से आपका पॉइंट नंबर 2 पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, आदि वृषण। नरजनन तंत्र के द्वितीय भाग अधिवृषण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अधिवृषण, वृषण के बाद में जो वृषण के भीतरी भाग है उसके शीर्ष पर एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। यह अधिवृषण फुल्फियन नलिकाओं का रूपांतरण होता है। फुल्फियन नलिकाओं के रूपांतरण से यह व्युत्पन्न होता है। इस अधिवृषण की जो लंबाई है वो मनुष्य में लगभग 6 मीटर तक होती है। अधिवृषण शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। अस्थायी यहाँ पर संग्रह होता है। कुछ प्राणियों में यहाँ पर योग्यतार्जन की जो क्षमता है वो भी प्रदान की जाती है। हालांकि उच्चतम वर्ग के प्राणियों में जो योग्यतार्जन जो क्षमता है, कैपेसिटेशन की जो क्षमता है, पावर है, वो मादा जनन वाहिनी या नलिका में ही प्राप्त होती है। अधिवृषण को 3 भागों में बांटा गया है। अधिवृषण शीर्ष कापट एपिडिडाइमिस जिसे ग्लोबस मेजोरा कहते हैं, यह अधिवृषण का शीर्ष भाग होता है। दूसरा भाग है अधिवृषण काय जिसे कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं, इसे एपिडिडाइमिस काय या अधिवृषण काय भी कहा जाता है, मध्य का भाग है। अधिवृषण पुच्छ इसे कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहते हैं, जिसे ग्लोबस माइनोरा या माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से अधिवृषण पुच्छ से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे पार्ट नंबर 3 शुक्रवाहिनी कहा जाता है। दोनों ओर के वृषणों से अधिवृषण पुच्छ से एक नलिकाकार संरचना जो कि ऊपर की ओर मूत्र वाहिनी में लिपटी हुई नीचे की ओर आ जाती है, उन नलिकाओं को शुक्रवाहिनियां कहा जाता है। ये दोनों शुक्रवाहिनियां दोनों वृषणों से निकलकर
और वृषभ दंड के सहारे सहारे ऊपर की ओर जाकर उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है और ये शुक्राशय में जाकर खुल जाती है। एक आशय होते हैं, उनका नाम है शुक्राशय। ये नीले कलर की जो संरचना है, इनका नाम शुक्राशय में जाकर खुल जाती है और शुक्राशय से आगे ये स्कंद वाहिनी के रूप में आगे बढ़ करके और मूत्र जनन मार्ग में जाकर के अटैच या संबंधित हो जाती है। अब बात आती है शुक्र वाहिनी के आगे। अभी अपन ने बोला था कि ये दोनों जाकर के किसमें खुलती है? शुक्राशय में। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, इसे यूटेरस मैस्कुलाइनस के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राशय जो कि मुलेरियन नलिकाओं के रूपांतरण से निर्मित होता है। ये एक ग्रंथि संरचना होती है। ग्रंथि के रूप में, ग्लैंड के रूप में ये वीर्य का, मनुष्य में जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसका 70% पार्ट इस शुक्राशयी ग्रंथि के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इस 70% भाग जो वीर्य का ये बनाता है शुक्राशय, उसमें मुख्य रूप से एक तो प्रोटीन होती है, एक इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है और एक प्रोस्टाग्लैंडियंस नामक एक पदार्थ पाया जाता है। फ्रक्टोज और जो प्रोटीन है वो तो वीर्य में निहित शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं और जो प्रोस्टाग्लैंडियंस नामक जो पदार्थ होता है वो इसे गतिशीलता, अर्थात शुक्राणुओं को, वीर्य में जो निहित शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करता है। शुक्राशय के आगे हम बात करते हैं जो मूत्र जनन छिद्र है, ये मूत्र जनन जो रंध्र है, ये एक संरचना में निहित है। उस संरचना को, उस मैथुन अंग को नर मैथुन अंग शिश्न कहा जाता है। यह नर मैथुन अंग लंबा होता है, वेलनाकार होता है, संवहनीय होता है, उत्थानशील अर्थात इरेक्टाइल होता है। जनन की क्रिया के समय उत्थान कठोर हो जाता है तथा सामान्य स्थिति में कोमल और मुलायम तथा छोटी आकृति में निहित होता है। सामान्य स्थिति में केवल ये मूत्र का ही विसर्जन करता है, लेकिन जनन की क्रिया करते समय ये वीर्य का विसर्जन, जनन द्रव्य का विसर्जन मनुष्य मादा की योनि में करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर जनन अंग या नर जनन मैथुन अंग शिश्न मनुष्य मादा की योनि में वीर्य का विसर्जन या वीर्य सेचन करने की क्रिया में काम आता है। उसके बाद आती है दो सहायक जो जनन ग्रंथि है। उस सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे पहली जो जनन ग्रंथि वो है प्रोस्टेट और दूसरी जनन ग्रंथि का नाम होता है काउपर। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो मनुष्य की मुख्य सहायक जनन ग्रंथि होती है, जो कि वीर्य का 70% भाग तो शुक्राशय ने बनाया था जिसमें 7 में शुक्राणु निहित है। उसका बचा हुआ 30% भाग जो क्षारीय द्रव है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ही छोड़ा जाता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्राशय के आधार भाग पर, जहां पर दोनों ओर की स्कंद वाहिनी आकर खुली थी, उस जंक्शन पर ही पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पालियां पाई जाती है। इन प्रोस्टेट ग्लैंड की पाई जाने वाली पालियों के द्वारा ही एक द्रव का स्रावित किया जाता है जो वीर्य का लगभग 30% भाग बनाता है। इस 30% भाग को बनाने में कौन कौन से पदार्थ है इस प्रोस्टेट ग्लैंड के द्रव में, इस प्रोस्टेटिक ग्लैंड के लिक्विड में? तो उसमें एक तो सेट्रिक अम्ल होता है, एक स्पर्मीन होता है और एक फाइब्रिनोलाइसिन नामक एक पदार्थ होता है। फाइब्रिनोलाइसिन नामक जो पदार्थ होता है वो वीर्य को तरल बनाता है और जब कोई चीज लिक्विड रूप में आ जाती है, तरलता रूप में ज्यादा आ जाती है, तो उसको गतिशीलता प्रदान करने में हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा निर्मित 30% क्षारीय द्रव है उसमें पाए जाने वाला पदार्थ फाइब्रिनोजन वीर्य को गतिशीलता प्रदान करने और उसे तरल बनाने के लिए मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे एक जोड़ी के रूप में आपकी ये संरचनाएं बताई गई है। इन संरचनाओं को काउपर ग्रंथि कहा जाता है, जिनको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पेयर में पाई जाती है, जोड़ी में पाई जाती है। इन ग्रंथियों के द्वारा लसलसा क्षारीय पारदर्शी द्रव स्रावित किया जाता है। यही लसलसा जो द्रव है वो जनन की क्रिया को सुगम बनाने का कार्य करता है तथा जो क्षारीयता इसमें पाई जाती है वो जनन मार्ग को क्षारीयता प्रदान करता है, जिसके कारण जनन मार्ग कंप्लीट रूप से एसिडिक प्रवृत्ति को खो देता है और क्षारीयता की प्रवृत्ति में आ जाता है। इस प्रकार से आज हमने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें से बीच में से क्वेश्चन बनते हैं और मैंने तीनों क्वेश्चनों को थोड़ा सा डीपली आपको फोर्स भी किया था
इस प्रकार से निर्मित जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे। आपको समझ में आया होगा ये निश्चित है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़े, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपनी लाइफ को सेव करें। सेव लाइफ